हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है CNBC TV 18 की साइट से, जहां पर डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आगे रखा गया जो कि डिफेंस के मामले में हमारी प्रोग्रेस को शोकेस करता है। तो पहला जो क्वेश्चन था ये अपाचेस को लेकर था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इंडियन आर्मी को जो अपाचे मिलने हैं उसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर इसी मंथ US इंडिया को डिलीवर करेगा। तो इंडियन आर्मी द्वारा खाली 6 ही अपाचेस परचेज किए गए हैं, जिनकी डिलीवरीज पिछले साल ही होनी थी, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये आगे बढ़ गई। तो 2020 में इसको लेकर डील साइन करी थी और इंडियन एयरफोर्स पहले ही 22 अपाचेस को ऑपरेट करती हैं। सिमिलर स्टैंडर्ड के अपाचेस आर्मी द्वारा भी लिए गए हैं। खाली 6 के नंबर में यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये प्लेटफॉर्म लिए हैं। तो मल्टीपल डिलेज यहाँ पर हुई हैं, पर अल्टीमेटली इस मंथ ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को मिल जाएंगे। तो 39 अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को लेने का प्रपोजल था, जिसमें से 22 इंडियन एयरफोर्स ने ले लिए और 6 इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किए हैं। बाकी 11 और हेलीकॉप्टर आर्मी द्वारा लिए जा सकते हैं, पर 6 ही क्यों ऑर्डर किए गए? मोस्ट लाइकली ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए है। इनको हायर एल्टीट्यूड में, जहाँ पर हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरे पोटेंशियल में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसलिए ये देखने के लिए कि प्लेन्समैन की कितनी रिक्वायरमेंट है, शायद कम नंबर्स लिए गए हैं। बाद में हो सकता है रिक्वायरमेंट को देखते हुए नंबर्स बढ़ाए जाएँ। वहीं पर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स द्वारा, जैसा कि हमने बताया, 22 अपाचेस ऑपरेट किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लेकर एयरफोर्स ने परेशानियां भी फेस करी हैं। मल्टीपल इमरजेंसी लैंडिंग्स के इंसिडेंट्स हैं और एक हार्ड लैंडिंग का भी है। स्पेशली हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में ये हेलीकॉप्टर्स सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये किसी भी टेक्निकल जांच की फाइंडिंग नहीं है, बल्कि हमारी ऑब्जर्वेशन है इन मल्टीपल इमरजेंसी लैंडिंग के इंसिडेंट्स को देखते हुए, क्योंकि ये गर्मियों के समय ही होता है और ऐसी जगह होता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ह्यूमिडिटी का लेवल भी हाई रहता है। बाकी एक ले वाला जो इंसिडेंट है ये एक्सेप्शन है, जहाँ पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। तो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनके बड़े नंबर्स हमने ऑर्डर किए हैं। अराउंड 156 हेलीकॉप्टर्स हम लेने वाले हैं, जिसमें से मोस्टली जो है ये इंडियन आर्मी को जाएंगे और फिर इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे। तो करीबन 66 के आसपास इंडियन एयरफोर्स इनको ऑपरेट करेगी और 90 के आसपास ये इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। तो ये हेलीकॉप्टर्स हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड है और मोस्टली हायर एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किए जाएंगे, जहाँ पर हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है। वहीं पर अपाचेस को प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जो इनका पहला आर्मी ने स्क्वाड्रन रेस किया है, ये पिछले साल जोधपुर में ही किया गया था, जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। तो पिछले साल मार्च में ही ये स्क्वाड्रन रेस कर दिया गया था, जब ये उम्मीद थी कि हेलीकॉप्टर रिसीव होने वाले हैं। फिर वो डेट बढ़कर जुलाई हुई, फिर दिसंबर हुई और फिर इस साल जुलाई में ऐसे मानकर चला जा रहा है कि ये 3 हेलीकॉप्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। बाकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो आमका को लेकर है। तो पहली बड़ी चीज़ ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा AMCA को डेवलप करने का, ये आने वाले 3 से 6 महीने में दे दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो रिपोर्ट करी गई है वो ये है कि जो आमका का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है और इसकी फ्लाइंग करीबन 10 साल का समय लेगी। तो ये थोड़ा हमारे लिए डाउटफुल केस हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ की लिटरल मीनिंग उठा कर ले, जो कि CNBC द्वारा पोस्ट किया गया है, तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि आपको आमका 10 साल में, यानी कि 2035 से सर्विस में तो आता नहीं दिखेगा। अगर ये 2035 में पहली बार फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल का समय लगेगा। तो 2040 से पहले ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन नहीं करेगा, अगर जो यहाँ पर लिखा गया है वो सही है। लेकिन अगर यहाँ पर गलत समझा गया है तो 2035 की जो टाइमलाइन है ये एक्चुअली सर्विस इंडक्शन की है, जो कि पहले कई बार कोट करी गई है। तो आमका पे पहले से ही काफ़ी काम चल रहा है और काफ़ी काम हो भी चुका है, तो इतना ज़्यादा समय लगना सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर यहाँ पर मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, यानी कि इस प्रोग्राम के मायने बदल दिए गए हैं, अब 5+ जनरेशन के बजाय इसे एज अ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि काम बढ़ जाए और ज़्यादा समय यहाँ पर लगे। तो अगर हम 2035 के अराउंड टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में दूसरी कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रही हैं और वहाँ पर भी जो टाइमलाइंस है वो कुछ ऐसी ही हैं। तो 2035 में आप आज का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं चाहेंगे, वो एक जनरेशन प्लस प्लेटफॉर्म ही होना चाहिए। और अगर ये आइडिया है तो इस पर काम बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एडिशनल टाइम लगेगा वो वैलिड आस्क है। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल तो ये बात तो तय है कि आमका के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन इंजन पर काम करेंगे, जो कि 6th जनरेशन होने वाला है। इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया हुआ है और उसके खुद के डेवलपमेंट में कम से कम 10 साल का पीरियड लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और वो भी तब जब अभी तक हमने पार्टनर को ही नहीं देखा है जिसके साथ हम
बढ़कर आगे इन इंजन्स को डेवलप करने वाले हैं। तो पहले पार्टनर डिसाइड होगा, उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज किया जाएगा, फिर आप जाकर चीज़ों पर आगे काम कर पाएंगे और इसमें खुद आपका कम से कम 1 से 2 साल बर्बाद होगा। तो यहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इंजन आपको 2037 से पहले ना मिले। तो हो भी सकता है यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो सही हो। इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के एक्विजिशन को सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो SU-57 और F-35 को लेकर डिबेट हो रही है, ये यूं ही नहीं हो रही है, इस पर सीरियसली विचार किया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया है कि ये एक की एलाई से लिया जा सकता है जो कि कंसिडरेशन में है। तो ये बात सही है, SU-57 और F-35 प्रॉपर कंटेंडर हैं और इनको कंसिडर भी किया जा रहा है। पर जैसा कि पहले डिफेंस सेक्रेटरी बोल चुके हैं, अभी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ही चल रही हैं, फॉर्मल टॉक्स चालू नहीं हुई है। तो हम इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने बताया था कि दोनों कंट्रीज़ अपने प्लेटफॉर्म्स ऑफ़र कर रही हैं, दोनों के ऑफ़र में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान हैं। कि हमने बताया था कि F-35 टेक्नोलॉजिकली एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एक की फैक्टर जो फंसता है वो ये फंसता है कि आप US पर कितना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप पर जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करने की सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही ये डेटा US वापस भेजने की भी सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं। साथ में इस प्लेटफॉर्म पर आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा नहीं। स्पेशल केस इजराइल के लिए है, अगर वैसा होता है तो ये अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसको काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर जो रशियन ऑफ़र है SU-57 का वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पर वहाँ पर परेशानी ये है कि SU-57 पर अभी भी काम किया जा रहा है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज़ F-35 जितनी एडवांस तो नहीं है पर काफ़ी डिसेंट है। साथ में उस प्लेटफॉर्म पर आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा। आपके डोमेस्टिक वेपन्स के इंटीग्रेशन की भी बात चल रही है, साथ में डोमेस्टिक सेंसर के इंटीग्रेशन को भी हो सकता है मंजूरी दे दी जाए अगर Su-30 MKI के मॉडल पर SU-57 को लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो रशिया काफ़ी कीन है इस प्लेटफॉर्म को इंडिया को बेचने के लिए और वो काफ़ी एक्सटेंडेड लेवल तक कोऑपरेशन के लिए तैयार है। इवन इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। साथ में इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन तो टेबल पर है ही। तो SU-57 के साथ आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर अभी भी काम चल रहा है जैसा कि हमने बताया, तो ये उतना मैच्योर नहीं है। तो इसका एक्सपोर्ट वर्जन ही रशिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है। बाकी दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं, अगर डील उसकी आज भी साइन करी जाती है तो इनको सर्विस में आने में ही कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। तो 2030 से पहले आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। बट अगेन अगर 2030 में भी मिलते हैं तब भी सही है, क्योंकि आम का को आने में समय है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मामले में हम कितना आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। कहा यह जाता है कि अगर SU-57 लिया जाता है तो अमेरिका को ये चीज़ अच्छी ना लगे और काटसा को लेकर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस डायरेक्शन में हम क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम समय भी वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी इसी साल इंडिया और US के बीच में जो 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट होता है वो दोबारा साइन किया जाएगा, जो कि 2035 तक वैलिड होगा। बाकी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।